सभी को नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। सुदर्शन सीरीज का इंतजार कर रहे हो ना। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना। यूं ही आप लोगों को सक्सेसफुल बनाएंगे हम और मेहनत करते रहेंगे हम। ये सारे के सारे जो लेक्चर्स आपने देखे ना, कॉन्फिडेंट रहिएगा, पेपर में इनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए आज आप लोगों के साथ शुरू करते हैं एक अगला कदम वॉइसेस के साथ। शुरू से शुरू करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड सेवरल अवेयरनेस कैंपेन्स टू प्रमोट क्लीन एनर्जी। यहां पर लिखा है हैज के साथ लॉन्च्ड, यानी कि ये अपने आप में क्या हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है भाई, तो हम नाउन का ही प्रयोग करते हैं जो इस सब्जेक्ट की विशेषता बताए। तो यानी कि ये अपने आप में नाउन ही एक एडजेक्टिव का रूप ले लेता, पर एडजेक्टिव होता नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं आपको कहूं शी हैज गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है ना, शी हैज गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है ना। अब आप इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी ये हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया जो है, लेकिन टेक्निक बहुत स्मार्ट और टू द पॉइंट होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, वो स्टूडेंट होता है जिसे अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट करने वाला बच्चा अगले साल फिर ट्राई करेगा। एक होता है आप जैसा बच्चा, अब की बार सिलेक्शन के लिए तैयार। फिजूल की चीजों में ना टाइम खराब करना, ना एफर्ट्स खराब करने हैं। तो दोस्तों वॉइसेस के हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा। बड़े ही ध्यान से सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन को तोड़ना है। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर। जब भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा होता है 3 पार्ट्स में। ठीक है ना, एक हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया वर्ब, एक हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब आपको पैसिव की जब बात करनी है तो एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आप लोगों को करना क्या है, इन चारों के चारों ऑप्शंस में ही आपको बड़े ध्यान से देखना है कि कौन से ऑप्शन में इसका सही जवाब है। तो आप लोग सबसे पहले जो भी यहां पर वर्ब दी है उस वर्ब के बदलाव को आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर हमारी ये वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो हम बचे हुए इस चारों ऑप्शंस के अंदर ये देखेंगे कि पैसिव में कौन सी वर्ब सपोर्ट करती है, और अगर क्वेश्चन पैसिव में है तो एक्टिव में कौन सी वर्ब सपोर्ट करती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें देखनी है सबसे पहले क्या चीज, वर्ब। यानी कि इस मेथड को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, आज से इस बात को अपने जहन में आप बिठाएंगे, इसे हम कहते हैं पैरेलल स्कैन मेथड। क्या कहते हैं, पैरेलल स्कैन मेथड। ठीक है ना, यानी कि एक ऑप्शन को हम पकड़ेंगे और चारों चॉइसेस में हम उसको पैरेलली स्कैन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, एक बार फिर से मैं कह देता हूं, अगर आपको रैंक निकालना है, अगर आपको एक अच्छे लेवल पर अपने आप को पहुंचाना है, तो इन क्लास की हर एक बात को अपने जहन में ऐसे बैठा लीजिए जैसे ये आपकी आदत हो। अगर मेरे छोटे भाइयों आप ये सोचेंगे ना कि नहीं नहीं इसके अलावा मैं कुछ और, इसके अलावा मैं कोई और टेक्निक लगा लूं, तो माफ कीजिएगा मेरे दोस्तों, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश की ये जो पकड़ है कहीं ना कहीं कमजोर रह जाएगी और लौट के बुद्धू घर को आए। बाद में भी आपको इन्हीं चीजों को ध्यान से समझना होगा। ठीक है, मेरी ये मेहनत केवल तभी सफल है जब आप लोग वर्दी में एक दिन मुझसे मिलें। मेरी बात समझ रहे हैं। जिस दिन आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे ना दोस्त, उस दिन आप लोगों को दुनिया सैल्यूट करेगी बाहर से, मैं आपको सैल्यूट करूंगा दिल से। मेरे सपने को पूरा करना है तो पूरी बातों को ध्यान से फॉलो करना है। सबसे पहले वर्ब को पैरेलली हम स्कैन करेंगे, ऑब्जेक्ट को पैरेलली स्कैन करेंगे, सब्जेक्ट को पैरेलली स्कैन करेंगे। किस तरीके की प्रेपोजिशन यहां पर यूज की गई है, वर्ब के साथ अगर कोई भी प्रेपोजिशन अगर यूज की गई तो ये पैरेलल स्कैन मेथड हम लोगों को मेंटेन करके चलना है। अब ये टेक्निक थोड़ी सी अजीब लगेगी, क्यों, क्योंकि अभी तक तो ये बात सिर्फ हमने एक डिजाइन की तरह समझी है। क्वेश्चन पर आते हैं। द फाइनल लिस्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पार्टिसिपेंट्स, हैड बीन प्रिपेयर्ड। ये लिखा है किसमें मेरे बच्चों, पैसिव में लिखा है। आप इसको लेकर जाएंगे एक्टिव में, तो ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। अब पास्ट परफेक्ट का एक्टिव ले जाने के लिए हमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। अब हेड के साथ थर्ड फॉर्म, यहां पर तो बीन लगाकर आईएनजी हो गया, डिस्कशन से बाहर हुआ। यहां पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, यहां हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, यहां वर्ब की बात कह दी गई, ये भी अपनी जगह गलत हो गया मेरे नन्हे भाई। अब इन दोनों ऑप्शंस में हम ध्यान से देखेंगे, यहां पर लिखा है हमारे सामने बाई, बाई के बाद क्या लिखा है, द पैनल ऑफ जजेस। तो यानी कि ये हमारे सामने कौन हो गया, डूअर हो गया। ये हमारे सामने कौन हो गया, किसी भी एक्शन को करने वाला हो गया। अब अगर ये हमारे सामने डूअर हो गया तो इस डूअर को सब्जेक्ट की जगह हम रखा हुआ देखेंगे, द पैनल ऑफ जजेस यहां लिखा है। अब यहां देखेंगे ध्यान से, द फाइनल लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। सर एक्टिव और पैसिव का डूअर सेम नहीं होता, तो ये डिस्कशन से बाहर। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है ना। तो आज मेरे बच्चों आपने पैरेलल स्कैन मेथड को अपने दिल में ऐसे बसा लिया है जैसे हर भारतीय सेना के इंसान के
हर किसी दिल के अंदर देश के लिए प्रेम बसा हो, ऐसे ही आप इन पॉइंट्स को बसा लीजिएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। The audience warmly welcomed the guest speaker's powerful address at the seminar। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये एड्रेस क्या है, तो आप कहोगे सर एड्रेस से लिखा है पावरफुल पहले, और हम जानते हैं पावर खुद में एक नाउन है और एफ यूएल लगाने की वजह से ये हो गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव किससे पहले आएगा, नेचुरल सी बात है नाउन से पहले आएगा। ठीक है ना, तो एड्रेस यहां पर कैसे यूज हुआ है, नाउन की तरह यूज हुआ है, समझ रहे। तो ये बात बहुत मजेदार हो गई। हर एक, अब आपने ये चीजें पहले किसी भी लेक्चर में मेरे साथ सीख ली हैं। तो मेरे नन्हे से प्यारे से छोटे भाइयों, यहां लिखा है वेलकम्ड, अपने आप में क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। अब पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम लोगों को पैसे बनाने के लिए वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म लिखा चाहिए, है ना मेरे भाई। अब यहां पर वॉज या वर तो नहीं है, फिलहाल के लिए हटाया। अब यहां पर हमने देखा मेरे छोटे भाइयों, यहां लिखा है वॉज वेलकम्ड। वार्मली अपने आप में क्या है, तो मेरे बेटा वार्म अपने आप में क्या है, आप कहेंगे सर जी एडजेक्टिव है, और इसी के साथ अगर एलवाई जुड़ गया है तो ये बन गया है अपने आप में एडवर्ब। इजी। चलो भाई, तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं द ऑडियंस। ऑडियंस कहां चला गया, बाई के बाद में, तो ये चल सकता है फिलहाल के लिए। यहां हमने देखा जी वॉज वार्मली वेलकम, यहां तो क्या हो गया भाई, आप कहेंगे सर पैसिव की एक खास पहचान होती है क्या, पैसिव के अंदर बी, हम लोगों को परफेक्ट के लिए बीन, हम लोगों को कॉन्टिन्यूस के लिए बीन, आगे लिखना पड़ता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हम प्रेजेंट या पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट या पास्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इज एम आर, या फिर मैं अगर कहूं वॉज या फिर वर, तो इनके साथ हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है जब प्रेजेंट या पास्ट के इंडेफिनिट की बात कहें। ठीक है ना, और ठीक इसी तरीके से मेरे छोटे से भाइयों मॉडल एक्सिलरी के साथ हम बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और एक बात आपको बताऊं, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर, वॉइसेस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। आपके एग्जाम्स में ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पूछा जाता है, उसका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। तो ये 3 बातें ध्यान रखना। अब मेरे भाई यहां पर इसका पैसे बनाने के लिए हम लोगों ने वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं पाई, तो फिलहाल के लिए इसको हटा दिया मेरे बेटा। यहां पर बीइंग तब लगता जब कॉन्टिन्यूस का बिहेवियर होता, तो ये भी गया, खत्म हो गई बात। करेक्ट बी फॉर बॉम्बे पर सेट हो गई। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में टेक्निक ऐसी जो पेपर में क्वेश्चन को आसान बना दे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। चलिए मेरे भाई, पहले एक बार आप नजरों से निकालिएगा इसको। The organization has launched several awareness campaigns to promote clean energy। यहां पर लिखा है हैज के साथ लॉन्च्ड, यानी कि ये अपने आप में क्या हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है भाई, अब इसका जब पैसिव हम बनाने की कोशिश करेंगे तो यहां क्या लिखा है, हैज बीन लॉन्च्ड, यहां क्या लिखा है, हैड। मेरे छोटे से बाबू ये देखो ध्यान से, हैज के साथ लॉन्च्ड, परफेक्ट के लिए हैज के साथ ही हमें बीन चाहिए, मेरी बात समझ रहे। तो ये डिस्कशन से बाहर हुआ। हैज के साथ हैव का भी हम जिक्र कर सकते अगर हम सब्जेक्ट की जगह प्लूरल को लिखेंगे। अब यहां हमारे सामने क्या आ गया, वर के साथ बीइंग, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है मेरे छोटे से भाइयों। ए या सी में से एक आंसर हमें चाहिएगा, है ना। अब इस लिखी हुई वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, सेवरल अवेयरनेस कैंपेन्स। ठीक है बाबू, सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा होना चाहिए, सेवरल अवेयरनेस कैंपेन्स। देखो मजेदार बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। कैंपेन्स अपने आप में सब्जेक्ट है, ये इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला नाउन मॉडिफायर है। ठीक है ना, एक नाउन से पहले अगर हम नाउन का ही प्रयोग करते हैं जो इस सब्जेक्ट की विशेषता बताए, तो यानी कि ये अपने आप में नाउन ही एक एडजेक्टिव का रूप ले लेता, पर एडजेक्टिव होता नहीं। ऐसे नाउन को हम नाउन मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है भाई, अब हमारे सामने क्या लिखा हुआ है देखो, फिर से समझते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका नाउन मॉडिफायर है, और ये इस लिखे सब्जेक्ट का एडजेक्टिव है। ठीक है बेटा, ये इसका एडजेक्टिव है। पॉइंट के अनुसार प्लूरल होने के साथ हैव तो नहीं आएगा, हैव तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, इम्प्रैक्टिकल बात हो गई, हाँ कि नहीं। अब ये इम्प्रैक्टिकल बात हो गई तो हमारे पास करेक्ट आंसर एक ही बचता है इस कैंपेन्स के अकॉर्डिंग, कैंपेन्स। ठीक है ना, अब तो आप गलती नहीं करेंगे, बोलो हाँ। ठीक है ना, मैंने आपके सामने कहा गोल्ड इज वेरी प्रेशियस, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। गोल्ड इज वेरी प्रेशियस, गोल्ड अपने आप में क्या है, आप कहेंगे सब्जेक्ट हो गया गुरुदेव, है ना। सब्जेक्ट हो गया भैया तो क्या हो गया, नाउन हो गया। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं आपको कहूं शी हैज गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है ना, शी हैज गोल्ड ज्वेलरी,
ठीक है ना। अब आप इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी ये हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया जो कि प्रोनाउन है। हैज की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ब हो गया। उसके पास क्या है, आपने कहा ज्वेलरी। इस हैज के साथ ज्वेलरी को अगर हम लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, आप कहेंगे है तो सर जी ये नाउन ही, लेकिन काम कर रहा है नाउन को मॉडिफाई करने का, इसलिए इसको हम नाउन मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो पहचान है ना, उसमें ये चॉइसेस में आ सकता है, ये एडजेक्टिव है, ये अपने आप में नाउन मॉडिफायर है, ये अपने आप में नाउन है। इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। और बाकी आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिक्कत आ रही है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सीलेंट लेवल पर ले जाने के लिए द इंग्लिश एक्यूमेन आपके पास होनी चाहिए। उसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं। ठीक है ना। बिल्कुल उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले एक बार पढ़ेंगे कि सवाल बड़ा हो सकता है लेकिन टेक्निक बहुत स्मार्ट और टू द पॉइंट होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एन इनोवेटिव डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैज बीन लॉन्च्ड। पहले वर्ब को हमने देखा, ठीक है भाई। वर्ब को हमने देखा तो हैज बीन लॉन्च्ड, ये अपने आप में एक पैसिव कंस्ट्रक्शन है। एक्टिव में ले जाने के लिए हैज के साथ सीधी सीधी हम थर्ड फॉर्म लेकर आ जाएंगे। अब पहले ऑप्शन में देखेंगे क्या हैज के साथ थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं सर इसके अंदर तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लिखा, ये तो चीटिंग करता है गद्दारी कौरबे, हटा दिए। ठीक है। एन एजुकेशनल नॉन प्रॉफिट हैज लॉन्च्ड, सर यहां पर तो बात चल जाएगी। ठीक है सर। आगे हम ध्यान से देखेंगे हैव लॉन्च, सर यहां पर भी बात चल जाएगी। डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा, सब्जेक्ट को लेकर आराम से फुर्सत में सोचेंगे। सर हैज बीन लॉन्चिंग, तो ये तो प्रेजेंट हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस हो गया। सर ये तो हमें क्वेश्चन में ही नहीं थी वर्ब। अब मेरे छोटे से भाइयों ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहां पर बाई के साथ लिखा है एजेंट, एन एजुकेशनल नॉन प्रॉफिट, यही सब्जेक्ट की जगह लेकर आना होगा। तो सर एन लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो सिंगुलर हो गया है। जब ये सिंगुलर हो गया है तो सिंगुलर की वजह से हम हैज वाली पॉइंट को लेकर चलेंगे, ना कि हैव को। तो ये भी अपनी जगह गलत हो गया। ठीक है। ये भी अपनी जगह क्या हो गया मेरे भाई, गलत हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। पहली बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे, स्क्रीन को रोक कर पहले क्वेश्चन को पढ़ें, अपने आप से लगाएं, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन पर दिमाग लगाएंगे, फिर बहुत आसान हो जाएगा। लेट एन ऑफिशियल अपॉलोजी फॉर द अनएक्सपेक्टेड डिले बी डिलीवर्ड बाय द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है ना। लेट के साथ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बी, और उसके साथ लिखा है थर्ड फॉर्म। तो ये मेरे नन्हे छोटे भाइयों अपने आप में कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस है। एक्टिव में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट के साथ पहले एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को फिलहाल के लिए आप किसके इक्वल मान सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के। आप सोचेंगे अरे सर गणित पढ़ा रहे हो, है ना, मैथ्स पढ़ा दिया सर ने हमें। ना पुत्र ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैथ्स नहीं पढ़ा सकता है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ा सकता है ते दिल दी गल्लां कर सकता है, मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए इंग्लिश पढ़ा सकता है। ठीक है जी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सैयारा तू तो बदला नहीं है। पढ़ लो, पढ़ लो आशिको, पढ़ लो। अब ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो इंपैरेटिव सेंटेंस पैसिव से एक्टिव में ले जाने के लिए लेट से सीधी सीधी बात हम लोगों को चाहिए। तो क्या कहेंगे, लेट द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स डिलीवर। ये लेट हमारे सामने लिखा है, इसी के साथ ये लिखी है हमारे सामने क्या, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी। इजी होगा। अच्छा, दो सवाल लेट से बने हुए यहां लिख रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे दीजिएगा। एक मैंने दे दिया लेट अस गो, ठीक है ना। एक ऑप्शन मैंने दे दिया लेट इट बी। एक ऑप्शन ये प्यार का मुफ्त सवाल है, जरूर बना के देखिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है ना, लेट देम स्लीप। ठीक है जी। 3 सवाल दे रहा हूं, तीनों सवाल में अलग अलग प्यारे प्यारे खूबसूरत से लॉजिक्स लगाकर आप लोगों को कोशिश करनी है इन क्वेश्चंस को बनाने की। कीप ट्राइंग मेरे बच्चों। 3 प्यारे प्यारे सवाल बनाओगे ना, पक्का। सभी से उम्मीद करता हूं मेरे भाई। आप जैसा ही एक बच्चा जिसने सीरियस में रैंक 1 निकाला, तुषार तंवर, उस भाई ने एक बात कही थी, सर मैंने जब आपका बैच ज्वाइन किया ना, मैंने आपका बैच ज्वाइन सिर्फ इसीलिए सोचकर किया कि सर जो आप कराएंगे बस उतना ही करूंगा, उसके अलावा इधर उधर नहीं देखूंगा। और जब उस भाई ने तैयारी शुरू की थी ना, तब उस भाई के टाइम में ना ज्यादा यूट्यूब के ऑप्शंस भी नहीं थे, ज्यादा यूट्यूब पे भटकाव भी नहीं था। सीधा और टू द पॉइंट उस भाई ने देखा और अपना रैंक 1 निकाला सीरियस में। ठीक है ना, आपको विश्वास नहीं होगा,
ऑल इंडिया में आज उस बच्चे का अच्छा खासा नाम है, अभी वो लेफ्टिनेंट है। चलिए भाई सवाल पर काम करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है भाई, सवाल हमारे सामने क्या लिखा है मैं आपके लिए इसको पढ़कर सुनाता हूं बाबू, ठीक है ना। द यूनिवर्सिटी अनाउंस, सेकंड फॉर्म ऑफ अब देखते ही पास्ट इंडेफिनिट हमें मिल गया। द यूनिवर्सिटी अनाउंस द स्कॉलरशिप रिजल्ट्स टुडे ब्रिंगिंग रिलीफ टू हंड्रेड्स ऑफ एनएक्सियस स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस अनाउंस की बात करते हैं तो वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो यहां तो मामला ठीक नहीं है। आगे हमने देखा वर अनाउंस चल जाएगा, वर अनाउंस्ड चल जाएगा, वर अनाउंस्ड चल जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो तीनों के तीनों ऑप्शंस में वर्ब सेटिस्फाई हो रही है। अब इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हम देखेंगे द स्कॉलरशिप रिजल्ट्स, ठीक है ना, तो यहां हमारे सामने ये हमारा नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया मेरे बच्चे, ठीक है ना। जिन शब्दों के अंत में शिप जुड़ता है जैसे फ्रेंडशिप, किंगशिप, हार्डशिप मेरे भाई, ये सभी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो ये नाउन से पहले नाउन का ही प्यारा सा काम कर रहा है तो नाउन मॉडिफायर हो गया। ठीक है, अब ये मोदी जी का नाम नहीं लिखा, भाई साहब नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी लिखे हुए नाउन की वजह से ये आर्टिकल परिवार का सदस्य हो गया। तो मेरे छोटे से नन्हे से प्यारे से भाइयों, यहाँ जो लिखा है द स्कॉलरशिप रिजल्ट्स सब्जेक्ट की जगह लिखा होना चाहिए, है ना भाई। ये प्लूरल है, ध्यान रखिएगा, ये प्लूरल है, ध्यान रखिएगा, ये भी प्लूरल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, वर अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी टुडे, सब जगह पे टुडे लिखा है। अब आप लोगों को ये प्यारी सी बात ध्यान रखनी है, नरेशंस में आपको सिखाया है टुडे को दैट डे में हम तब करते हैं जब हमारे सामने कोई भी डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, ठीक है ना। इसको हम किस में लिखने का काम करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने का काम करते हैं, ठीक है बाबू। अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएं तब हमें यहाँ दैट डे लिखना है, तो ये तो अपनी जगह चीटिंग कर दी भाई, ठीक है ना। अब यहां तक हमारी बात सही जा रही थी, बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहां पर हमारे सामने द यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट था, तो बाई किसके साथ क्या लिखा जाना चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ, बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे सर बाई लिखा जाना चाहिए किसके साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, यही तो यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट की जगह है, तो ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही हो गई है। एक प्यारा मजेदार खूबसूरत सवाल बन गया है ना मेरे बच्चे। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम नरेशंस में इन चीजों को चेंज करते हैं लेकिन हम वॉइसेस में जो भी शब्द समय को बता रहा है, नियरनेस को बता रहा है, उसको हम चेंज नहीं करते। तो क्वेश्चन 7 की तरफ अब हम चलते हैं मेरे बच्चों। देखो, माई मेंटर गाइडेड मी थ्रू अ डिफिकल्ट डिसीजन ड्यूरिंग वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग फेजेस ऑफ माई अकेडमिक। बेटा ये एकेडमिक नहीं है, अकेडमिक लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये टाइप करने वाले भाई ने थोड़ी सी गलती कर दी है। अब मेरे भाई देखो, सवाल में सबसे पहले वर्ब को ऑब्जर्व कीजिएगा। वर्ब अपने आप में सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया है। वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो वर्ब को लेकर तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। अब मजेदार बात क्या है मेरे भाई, मजेदार बात यह है कि इस गाइडेड के बाद ऑब्जेक्ट हमारे सामने क्या लिखा है, मी। यहाँ थ्रू का ऑब्जेक्ट क्या है, ये प्रेपोजिशन है भाई। थ्रू अपने आप में क्या होती है बेटा, प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट डिसीजन हो गया। ड्यूरिंग अपने आप में प्रेपोजिशन हो गया। अब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग फेजेस। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट फिर से क्या होगा, ऑफ माई अकेडमिक जर्नी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस मी को अगर हम सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे तो आई हमें चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो एक सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो गया, बोलो हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम्स में भी क्वेश्चन में समय बचाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे भाई, ठीक है। द लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड द पैकेजिंग प्रोसेस अहेड ऑफ द शेड्यूल्ड डिस्पैच टाइम टू अवॉइड एनी डिलीवरी डिलेज। सबसे पहले वो पर फोकस करते हैं। ये हमारे सामने सारा का सारा सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। इधर हम देखते हैं तो मस्ट हैव कंप्लीटेड, ये हमारे सामने क्या है, वर्ब। वर्ब का मतलब आप समझ लीजिएगा, इसी के अंदर हेल्पिंग वर्ब है, इसी के अंदर मेन वर्ब है, कायदे से ये अपने आप में एक वर्ब है। लिखा क्या है मेरे बच्चा, इसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यहां पर मुझे आपको एक छोटी सी बात बतानी है, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हमें ट्रांजिटिव वर्ब देखने को मिलती है। ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद हमें देखने को मिलता है क्या मेरे भाई, इसका अपना
एक ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। अब ये ऑब्जेक्ट हमें केवल तब वैलिड नजर आता है जब ये हमें व्हाट का आंसर दे, ये हमें whom का आंसर दे, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर हमारे सामने लिखा हुआ कोई भी व्हाट whom का आंसर देता है तो हम इसका पैसिव बना लेते हैं। इस तरीके की वर्ब को हम कहते हैं मोनोट्रांजिटिव, ठीक है। क्या कहते हैं? एक ट्रांजिटिव, ठीक है। और अगर हमारे सामने एक नहीं दो, यानी कि जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चीजें हमें देखने को मिल जाए, यानी कि सब्जेक्ट भी हमें देखने को मिल जाए, ट्रांजिटिव वर्ब भी हमें देखने को मिल जाए, ठीक है ना, और इसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट देखने को मिले जो whom का आंसर दे, ठीक है भाई, और इसी के ठीक बाद एक ऑब्जेक्ट देखने को मिले जो व्हाट का आंसर दे, ठीक है ना, तो ये कहलाती है हमारे सामने डायट्रांजिटिव, ठीक है। अब ये तो लिखी हुई बात हमारे सामने क्या है, मस्ट हैव कंप्लीटेड व्हाट, आप कहेंगे द पैकेजिंग प्रोसेस, ठीक है ना। यहां तक हमारे सामने एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये जो लिखा है ना, अहेड ऑफ शेड्यूल डिस्पैच टाइम टू अवॉइड एनी डिलीवरी डिलेज, इनको सबको एक तरफ रख के भूल जाओ। द पैकेजिंग, यहां से हमें सब्जेक्ट की तरफ इसको लेकर आना होगा। पैकेजिंग प्रोसेस सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह सभी पर लिखा हुआ है। मस्ट हैव के साथ हमें पैसिव बनाना है, तो मस्ट हैव के साथ बीन लगाकर हमें थर्ड फॉर्म लिखना होगा। यहां बीन नहीं है, यहां पर मस्ट गायब हो गया है। यहां लिखा है मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड, ये बात अपनी जगह चल सकती है। यहां लिखा है मस्ट बी कंप्लीटेड, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, दैट्स सी फॉर चाइना। करेक्ट है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। द आईटी टेक्नीशियन डिड नॉट रिजोल्व द नेटवर्क इशू, जो आईटी टेक्नीशियन है उसने रिजोल्व नहीं किया है नेटवर्क इशू ड्यूरिंग यस्टरडेज मीट इमरजेंसी मेंटेनेंस सेशन। डिड के साथ नॉट है ना, पास्ट इंडेफिनिट होगा, और ये लिखी है इसकी अपनी वर्ब। तो बाबू पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव को कैसे बना के चलते हैं? आप कहेंगे सर जी वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म सर यहां तो नहीं है, पहले तो ये चॉइस गई, ठीक है, यहां पर भी नहीं है, ये चॉइस भी गई। अब हम ध्यान से देखेंगे, द नेटवर्क इशू, ये सब्जेक्ट की जगह हमें लिखा चाहिए द नेटवर्क इशू वॉज नॉट रिजोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। द आईटी टेक्नीशियन, तो सर आप कहेंगे ये भी सब्जेक्ट ये है, ये भी सब्जेक्ट ये है, और एक्टिव और पैसिव का सब्जेक्ट हम एक ही नहीं रख सकते हैं, इन्फिनिटिव्स का मैटर अलग होता है, तो ये भी गया। करेक्ट आंसर हमारे सामने ए फॉर एप्पल बन जाता है, ठीक है ना। तो सेशन में मजा आ रहा होगा, पूरी उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले एक बार आप पढ़ें, अपने आप से एफर्ट्स लगाएं, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। They will have to cancel the student scholarship as they haven't complied with, क्या लिखा, comply का मतलब होता है फॉलो करना किसी चीज को, with the academic performance criteria set by the university। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस लिखे हुए सवाल में जब हमारे सामने सवाल बड़ा हो जाता है, दो जगह पर वर्ब हमें देखने को मिलती है, तो एक चीज को समझिएगा, दे विल हैव टू कैंसल, इस दे विल हैव टू कैंसल का ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है जी। यहां पर लिखा है हैव नॉट कंप्लाइड विद, ये जो विद लिखा है ना, ये इस वर्ब के साथ है, इसको अलग मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये इसका लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है। अब मेरे छोटे भाइयों ध्यान से समझने की कोशिश करते, विल हैव टू कैंसल, आपको इसका अगर पैसिव बनाना है तो इसके पैसिव पर आप कहा जाएंगे, आप कहेंगे सर विल हैव की बात, अगर वो इसको ऐसे भी हमें समझना है तो टू के साथ V1 लिखा हुआ एक इन्फिनेटिव है, पैसिव की तरफ लेकर जाना है तो टू के साथ हमें बी लगाना होगा, थर्ड फॉर्म हमें लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये तो अपनी जगह बिल्कुल ही गलत हो गया है ना, वर्ब को थोड़ी चेंज कर देंगे सर, ठीक है ना। द स्टूडेंट स्कॉलरशिप विल हैव टू बी कैंसल, चल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। यहां लिखा है द स्टूडेंट स्कॉलरशिप विल हैव टू कैंसल, सर बी गायब तो क्वेश्चन भी हमारी नजरों से गया। विल हैव बीन कैंसल पूरी तरह से नॉनसेंस हो गया, नहीं चल पाएगा। तो सर यहां पर हमारी बात सेटिस्फाई हो जाती है, तो इसमें हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इजी, ठीक है। तो ये एक मजेदार सवाल हमारे सामने आ गया, ठीक है बच्चे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं, 11 को लेकर चलते हैं, सॉरी बच्चों। वर यू लाफिंग एट द एल्डरली पार्टिसिपेंट्स ड्यूरिंग द कम्युनिटी टैलेंट शो लास्ट इवनिंग, अब आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखते हैं। देखो बड़े प्यार से समझेंगे, वर सेंटेंस की शुरुआत में है, इसका मतलब इस तरीके के जो सेंटेंस पैटर्न को हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होने का मतलब सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखा मेन वर्ब, आगे की कहानी ट्रांजिटिव होने की वजह से हम जानते ही हैं। तो जो भी हमारे सामने यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है, जब आप इसको सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं
तो यही चीज कहलाती है नोन डूअर। क्या कहलाती है बाबू? नोन डूअर। इसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है भाई। और आगे हमारे पास जो भी बी की थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है, प्रेपोजिशन लिखना है ऑल, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, इन दोनों का सिमेट्री मेंटेन होनी चाहिए। वर यू लाफिंग, लाफिंग आईएनजी है, तो आईएनजी के पैसिव के लिए बी की बीइंग हमें यूज करनी पड़ेगी। ठीक है मेरे बच्चों। लाफिंग के साथ एट लिखा है, ये इसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन है, इसको भी हमें नहीं हटाना। अब ये देखो, पहले तो लाफ के साथ एट कहाँ नहीं है, यहां लाफ के साथ एट नहीं है, तो ये तो हमारी तरफ से गद्दारी कौरबे है। ठीक है। अब मेरे भाई यहां पर देखेंगे, यहां इस लाफ्ट के साथ बीइंग नहीं है, हटाओ मेरे भाई। अब हम इस लिखे हुए ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे, तो वर के साथ लिखा है द एल्डरली पार्टिसिपेंट्स। द एल्डरली पार्टिसिपेंट्स क्या हमारे सामने? प्लूरल है। आगे लिखा बेटा क्या चीज? बीइंग लाफ्ड एट। ये प्रोग्राम सारा ठीक ठाक जा रहा है, इसको हम चला लेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या गड़बड़ होगी? वर का पैसे बनाने के लिए हमें वर ही चाहिए, ना कि आर। ठीक है ना। तो यही हमारे सामने इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। छोटी छोटी टेक्निक्स ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अब अगर इन टेक्निक्स को हम अवॉइड करेंगे तो पेपर में मेरे भाई आपको फिर कोई बचा नहीं पाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये छोटी छोटी चीजें ही। ठीक है। देखो, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट होता है जिसे अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट करने वाला बच्चा अगले साल अगले साल अगले साल फिर ट्राई करेगा। एक होता है आप जैसा बच्चा, अब की बार सिलेक्शन के लिए तैयार। फिजूल की चीजों में ना टाइम खराब करना, ना एफर्ट्स खराब करने हैं। तो चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन कितना प्यारा है। द ऑथर रोट, रोट लिखा है मेरे छोटे से भाइयों सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट, अ कंपेलिंग नॉवल। यहां लिखा है इस रोट का ये ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। वीविंग टुगेदर, अब ये सारा का सारा एक फ्रेज है जो क्वालिफाई इस नॉवल को कर रहा है। वीविंग टुगेदर मल्टीपल स्टोरी लाइन्स दैट कैप्टिवेटेड रीडर्स अंटिल द लास्ट पेज। यहां से लेकर यहां तक पार्टिसिपल फ्रेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्टोरी लाइन के लिए ये रिलेटिव क्लॉज लिख दिया है। सवाल कितना गजब का है। देखो मैं इसके ढांचे को बनाऊं, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसके बाद ऑब्जेक्ट है। इसी ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए इसने पहले पार्टिसिपल फ्रेज को लिखा है, यानी कि V1 के साथ आईएनजी लगाकर आगे की कहानी लिखी। जो पार्टिसिपल फ्रेज इसकी एक्सप्लेनेशन है। जैसे ही पार्टिसिपल फ्रेज का अपना एक ऑब्जेक्ट आया तो इसके लिए एक रिलेटिव क्लॉज दैट के साथ जुड़कर लगा है। आप समझ रहे हैं क्या टेक्निक है? ये टेक्निक ऐसी है जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के लॉजिक को फंसा दिया है। पेपर में आ गया ना तो भाई एनडीए सीडीएस वाला भाई घबरा जाएगा, सोचेगा और तेरी की जय हो, जे का हो गया हमसे। टेंशन नहीं लेना, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। सबसे पहले आपको ये देखना है ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखा है। आप कहेंगे अ कंपेलिंग नॉवल। ठीक है ना। अ कंपेलिंग नॉवल की बात कही है तो इसमें सब्जेक्ट की जगह क्या उठाया? कंपेलिंग नॉवल, अ कंपेलिंग नॉवल, अ कंपेलिंग नॉवल, अ कंपेलिंग नॉवल। कोई दिक्कत नहीं। इस लिखे हुए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से वॉज रिटर्न, वॉज बीइंग तब आता जब कॉन्टिन्यूस में ये लिखा क्वेश्चन होता, तो ये गलत हो गया। सर यहाँ लिखा है वॉज रिटर्न, यहाँ लिखा है वॉज राइटिंग। सर ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस हो गया, इसको तो जरूरत ही नहीं थी लिखने की। ठीक है ना। अब यहाँ सब्जेक्ट की जगह कौन लिखा है? आप कहेंगे ऑथर। ऑथर की जगह सर जाते जाते इसका पैसिव में रीडर तो नहीं आएगा, हटाओ। तो कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी है? सर ए फॉर एप्पल। मजेदार बात हो गई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा? 12th के लिए ए फॉर एप्पल। ठीक है ना। तो हम इस तरीके की टेक्निक में तब फंसते हैं, इस तरीके की टेक्निक तब हमें परेशान करती है। कभी कभी इस ऑब्जेक्ट को ही सेंटेंस की शुरुआत में इसी के लिए पार्टिसिपल फ्रेज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। और मेरे भाई इसी के लिए फिर हम लोगों को आगे जो दैट से लिखा हुआ रिलेटिव क्लॉज है वो भी जुड़ जाता है। तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोगों को समझ के चलना होगा। ठीक है बच्चे। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। चलो 11 सवाल है, थोड़ा सा मेहनत करके देखेंगे पहले। The scientist conducted a series of groundbreaking experiments, आगे लिखा है क्या? रिवीलिंग न्यू इंसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ डार्क मैटर। कंडक्टेड यहां लिखा है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट होने का मतलब वॉज या वर के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये तो आर लिखने की गलती हो गई। ठीक है। यहां लिखा है क्या चीज? वर कंडक्टेड। यहां लिखा है हैव बीन, बिल्कुल गलत हो गया। यहां लिखा है वर कंडक्टेड। अब इन दोनों में से एक बात हमें चाहिएगी मेरे बच्चे। ठीक है ना। तो इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? अ सीरीज ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो ये अपनी जगह ठीक हो गया सब्जेक्ट की जगह।
आप कहेंगे अ सीरीज ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग इनसाइट्स, ठीक है ना, यहाँ एक्सपेरिमेंट्स लिखा था, आपने यहाँ इनसाइट्स कर दिया, तो ये तो अपने आप में थोड़ा सा उदास करने वाला ऑप्शन हो गया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नाइंसाफी नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। अ सीरीज ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स, तो ये अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे छोटे छोटे शब्दों का हेर फेर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आधी कहानी को ही पूरा सच मान लेते हैं। शुरुआत के 2-4 क्वेश्चंस उन्होंने बनाए, सोचा अरे यार ये तो बन जाएंगे, बहुत आसान है, इसमें मुझे क्यों परेशान होना है, इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है। लेकिन भाई 2-4 क्वेश्चंस बना के जैसे आप आगे बढ़ते हो, यू रियलाइज अरे तेरी की यार, हम छोटी छोटे शब्दों को, हम इसको फॉर ग्रांटेड मान के चले थे, अरे कुछ भी लिखा हो हम तो इसको देखेंगे बस। ऊपर आया, सेकंड देखते ही वर्क कंडक्टेड, नीचे तक जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपके ऊपर एग्जामिनेशन प्रेशर हावी होता है, आपके ऊपर एग्जामिनेशन को बहुत जल्दी खत्म करना हावी होता है। लेकिन जल्दबाजी करो, लेकिन तब जब आप अपने ऑप्शन से 100% ओके कर लो कि हाँ अब ठीक है, अब आगे बढ़ते, ठीक है। किसी एक क्वेश्चन को जरूरत से ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, और किसी एक क्वेश्चन के लिए इतना कम टाइम भी नहीं देना कि क्वेश्चन भी ढंग से ना पढ़े, ठीक है। ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं छोटे भाइयों। दे विल हैव टू पुल डाउन दिस बिल्डिंग एज दे हैव नॉट कंप्लाइड विद द बिल्डिंग रेगुलेशंस ऑफ द सिटी। अब देखो बेटा, इस सवाल में क्या कहानी है, प्यार से समझिएगा। दे विल हैव टू पुल डाउन, यहां तो इन्फिनिटी वाले परिवार की कहानी हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पुल के साथ डाउन एक फ्रेजल वर्ब बनती है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को तहस नहस कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिमोलिश कर देना। यह इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट है दिस बिल्डिंग, ठीक है। एज दे हैव नॉट कंप्लाइड विद, अब अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया, डूअर होगा। हैव नॉट के साथ कंप्लाइड लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये इसके साथ लिखी हुई फिक्स प्रेपोजिशन है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट तो ये क्या है ना, बिल्डिंग रेगुलेशंस, ठीक है ना, ये आपका पूरा ही ऑब्जेक्ट लगा लो भाई। अब मेरे भाई एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो विल हैव टू पुल डाउन को इस की कैटेगरी में तो नहीं लेके जा पाएंगे, है ना, विल बी पुल्ड में नहीं लेकर जाए, विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, ठीक है। नीड्स टू बी पुल्ड डाउन नहीं चलेगा भाई, तो अरे ये तो सारी कहानी खत्म हो गई भाई, है ना, तो सारी कहानी खत्म हो गई। लो भाई, हमने तो सोचा था ये बहुत खतरनाक विलन है, हमने तो सोचा था कि ये वो है कि जो हाथ रगड़ के पूछेगा कितने आदमी थे, है, समझ रहे, क्यों रे सांभा कितने आदमी थे, ये कितने क्या है, तो सारे ढह गए भैया, कोई बात नहीं, लपेटेंगे भैया। इस क्वेश्चन में एक और टेक्निक हम लगा सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कंप्लाइड के साथ ये जो विद लिखा है ना, पैसिव बनाने के लिए कंप्लाइड के साथ आपको विद लिखा हुआ भी चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहां लिखा है चल सकता था, ये भी चल सकता था, यहाँ कंप्लाइड विद लिखा है चल सकता है, यहाँ भी लिखा चल सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजों पर भी हमें थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कभी कभी हम लोग एक आधे वोकैब के अर्थ पर भी चीजों को घुमा लेते हैं। क्वेश्चन 15 पर आ जाओ भाई, चलो मेरे भाई एक बार इस सवाल को बना के दिखाओ। देखो सवाल बहुत प्यारा है, अ ब्लॉग पेज हैज बीन क्रिएटेड। अब इस हैज बीन क्रिएटेड को देख के क्या समझ में आया, ये तो अपने आप में पैसिव वॉइस है कि नहीं। और बीन की खास बात ये है कि ये जो पैसिव बनाता है ना, ये परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाता है। तो यहाँ इस बीन से पहले लिखा है क्या, हैज, प्रेजेंट हो गया, और यहाँ इसका थर्ड फॉर्म होने से पैसिव हो गया। डूअर कौन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात हम कर लेते हैं, सबसे पहले हमें यही लिखा चाहिए, कोई इशू नहीं है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से है वाली बात तो फेल हो गई, ठीक है। अब यहां पर हैज के साथ बीन लगाकर क्रिएटिंग, सर क्रिएटिंग के लिए तो बीइंग होना इसके साथ चाहिए था, ये भी गया। तो हैज क्रिएटेड हमारे सामने, ये बिल्कुल ही नॉनसेंस हो गया, बीन बीइंग लगा देना। तो आपके पास क्या करेक्ट आंसर हो गया सर, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर यहां पर बन जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी सवाल को ना बड़े आराम से पढ़ो, जल्दबाजी में जानता हूं करनी चाहिए, लेकिन सवाल को पहले लॉजिकली आराम से पढ़ो। क्वेश्चन 16 की तरफ हम चलते हैं, तो लिखा है आई एम अपसेट बिकॉज माई सेल फोन हैज बीन स्टोलन। अब देखो इस सवाल को समझने की कोशिश करना, जब हम इस अपसेट की बात करते हैं तो अपसेट एक वर्ब की तरह भी यूज किए जाने वाला शब्द है ना। अपसेट का मतलब क्या होता है, जब अपसेट की हम बात कर रहे हैं एज अ वर्ब, तो इसका मतलब होता है जो किसी को डिस्टर्ब करता है। मेरी बात समझ रहे हैं, टू डिस्टर्ब, यही एक जो शब्द है ये अपने आप में एक वर्ब की तरह भी काम कर लेता है। यही शब्द अपने आप में, इसको डिस्कम्फर्ट भी कह सकते हैं, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है शब्द। अब एडजेक्टिव की तरह अगर आप यूज करेंगे तो ये बन जाता है क्या चीज, डिस्टर्ब्ड, ठीक है ना।
यानी कि जो अपने आप में परेशान है। ठीक है, अब यहाँ इस लिखे हुए सवाल में ना हम परेशान की किस सेंस में लेकर चल रहे हैं, आई एम अपसेट, तो आप कहेंगे आई यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जो कि कुछ और नहीं प्रोनाउन है। यहाँ पर एम की हम बात कर रहे हैं, तो एम अपने आप में क्या है भाई, आप कहेंगे सर एम अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। एम अपने आप में क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। और ये मैं आप लोगों को बिल्कुल बैच की शुरुआत में बेसिक्स में ही समझा देता हूं कि इस लिंकिंग वर्ब के बाद हम हमेशा क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपने आप में या तो एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, तो अपसेट यहां पर अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है मेरे भाई। ठीक है ना, ओके। अब मेरे भाई ये हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब, ये इसके साथ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अपसेट की मजेदार बात क्या है, ये एक इरेगुलर वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम ही होती हैं, समझ रहे। यानी कि अपसेट के साथ आप गलती से ना थर्ड फॉर्म वगैरह मत लगाने के लिए ईडी मत लगा देना भाई, मेरी बात समझ रहे। इसके साथ ईडी गलती से मत लगा देना, यही इसकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। ठीक है भाई, आई एम अपसेट, तो इसको चेंज अगर नहीं करना है तो सर ये भी नॉनसेंस हो गया और ये भी नॉनसेंस हो गया। बचा मेरे बच्चों हमारे सामने आई एम अपसेट, दोनों ऑप्शंस में स्टैटिक है, इसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं है। ठीक है, अब हमने आगे लिखा देखा बिकॉज, दोनों जगह पर लिखा है। ठीक है, आगे लिखा माई सेल फोन हैज बीन स्टोलन, ये पैसिव वॉइस लिखा है। पैसिव से एक्टिव में जाने के लिए हमें हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, हटाओ। अब आप कहेंगे हैज स्टोलन, ओके हो गया सर, है ना। लेकिन इसके पास पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए हमें डूअर एज्यूम करना पड़ा। ठीक है ना जी, ओके। कभी कभी मेरे बच्चों आपके पेपर में ऐसा सवाल मिलेगा, भी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आपके सामने सेंटेंस में जो पैसिव होता है ना बेटा, उसकी शुरुआत में नॉन डूअर लिखा मिलता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या बी की कोई भी फॉर्म इसके साथ और थर्ड फॉर्म यही लिखा मिलता है, और आपका पैसिव यही खत्म हो जाता है। आप जब इसको एक्टिव की तरफ लेकर जाते हैं तो छुटकू भाई, एक्टिव में ले जाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रेपोजिशन के साथ आप लोगों को डूअर लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, प्रेपोजिशन के साथ आपको डूअर लिखना पड़ता है। अब जब आप इसका एज्यूम करा हुआ एक ऐसा डूअर जिसे हम कहते हैं जनरल डूअर, जनरल डूअर का मतलब क्या होता है, जो कि कोई भी हो सकता है, सामान्य कोई भी करता, कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा काम कर सकता है। सम्मन का मतलब भी तो हिंदी में कोई है ना। तब हम इसको उठा के किस में लेकर जाते हैं भाई, एक्टिव वॉइस में। तो यहां पर हम लोगों ने मेरे बच्चों उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया है, ये अपने आप में एक जनरल डूअर है। जनरल डूअर की जगह क्या हो सकता है, समवन हो सकता है, एवरीवन, एनीवन, पीपल, दे, पब्लिक, समझ रहे हैं। अगर वर्ब के अंदर किसी चोरी करने का काम किया गया तो डूअर थीफ हो जाएगा। वर्ब में किसी को अरेस्ट करने का काम बताया गया है तो पुलिस डूअर बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर किसी को मारा गया है तो डूअर किलर हो जाता है, समझ रहे हैं, मर्डरर हो जाता है। तो ये प्यारी तरीके हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपके काम आएंगी। और मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, बैच में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाया गया उसको 100% फोकस्ड पढ़ोगे ना तो ये गलतियां कभी नहीं होगी। ठीक है ना, इन्हीं चीज को होमोनिम्स हम कहते हैं, समझ रहे। इन्हीं चीजों को हम लोग इस तरीके से भी समझते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन 17 को एक बार ध्यान से पढ़ के देखेंगे, फिर चलते हैं आगे। I shared a clipping of myself deadlifting and doing back squats, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर I सब्जेक्ट है, शेयर्ड हमारे सामने फिर से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अ क्लिपिंग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना, मैंने अपनी ही एक क्लिपिंग देखी है। ठीक है, डूइंग डेड लिफ्टिंग एंड डूइंग बैक स्क्वाट्स, कोई इशू नहीं है। तो ये सारा का सारा इसी लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहां से लेकर और जो भी यहां तक लिखा है ये ऑब्जेक्ट है। अ क्लिपिंग ऑफ माई सेल्फ डूइंग डेड लिफ्टिंग, पूरी की पूरी बातचीत यही हम लोगों को चाहिए। अब आप देखेंगे आखिरी ऑप्शन में डेड लिफ्टिंग एंड बैक स्क्वाट्स, तो ये तो नॉनसेंस हो गया। ठीक है जी, शेयर्ड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। यहां पर गलत हो गया मेरे भाई। ठीक है, यहां पर मेरे भाई बीइंग लगाने की गलती हो गई, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बचता है, वॉज शेयर्ड, करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को क्रैक करना है। क्वेश्चन 18 को एक बार ध्यान से आप देखेंगे मेरे भाई। द क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड बाय, बाबू ये लिखा है पैसिव वॉइस में और ये है इसका सब्जेक्ट, द कंटेंट क्रिएटर्स जस्ट टू असेस द स्किल्स ऑफ द टेस्ट टेकर्स। अब अगर हम देखेंगे डूअर कौन है, द कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है ना। यहां वर फ्रेम्ड को एक्टिव वॉइस में लेके जाना है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही हमें चाहिएगी। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहां नहीं, यहां नहीं, और अरे बाबू
गलत जगह लग गया मेरे बच्चे, यही इससे के लिए सटीक आंसर बनता है। क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। आफ्टर वी कम टू पावर, ठीक है, आफ्टर वी कम टू पावर एट द सेंटर वी विल कंडक्ट अ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस। अच्छा, मुझे क्लास खत्म होने के बाद ये बताना, ये जो आफ्टर लिखा है ये अपने आप में कंजंक्शन है या ये अपने आप में प्रेपोजिशन है? दोनों में से एक बार सोच के बताना। वी कम टू पावर एट द सेंटर, देखो हमेशा एक बात याद रखना, एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना सर। इन ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो इन ट्रांजिटिव वर्ब का हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। कहीं आना, कहीं जाना, सोना, जगना, हंसना, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी के सामने किसी तरीके का कोई भी रिएक्शन हो सकता है ना, चिढ़ना एक्सेट्रा, ये सब की सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव तो बनेगा नहीं, अब ये पैसिव नहीं बनेगा तो इसको गलती से प्लीज आप कम को पैसिव की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपनी जगह जैसा है, जैसा भी है वैसा ही आपका है। आगे लिखा है वी विल कंडक्ट, कंडक्ट अपने आप में क्या है भाई, आप कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, अ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस। सेंसस को हम बोलते हैं बच्चे जनगणना, ठीक है ना, गिनती करते हैं जिसे हम। तो यहाँ विल कंडक्ट का पैसिव बनाने के लिए विल शैल बी कंडक्टेड हमें चाहिएगा, ठीक है, हाँ कि नहीं, ठीक है भाई। बस एक क्वेश्चन रह गया, आप दोनों आ जाओ, आ जाओ, एक क्वेश्चन रह गया बस, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं तो ये क्या लिखा है, विल बी कंडक्टेड, यहां लिखा है विल हैव बीन, तो ये भी अपनी जगह गलत हो गया। अब कंट्री वाइड कास्ट सेंसस हमारे सामने लिखा हुआ है विल बी कंडक्टेड बाय अस, अब यहां क्या लिखा है आफ्टर, यहां क्या लिख दिया एंड, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर सी फॉर चाइना। चलिए भाई एक क्वेश्चन और करते हैं आज के इस प्यार भरे सेशन का, उसके बाद आप इसी क्लास को एक बार दोबारा फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे। क्वेश्चन जैसे मैंने बनाने सिखाए उसी टेक्निक से क्वेश्चंस को आप उड़ाएंगे, ठीक है ना। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड, ये भाई अब देखो फिर से तोड़ना सीख लो भाई शब्दों को, ठीक है ना। रिसेंट अपने आप में एक एडजेक्टिव है ना मेरे भाई। और मैंने आपको पहले भी बताया है इसी प्लेलिस्ट में जो पहले दिन की क्लास है ना 500 स्पीच का इन्वेस्टिगेशन, उसमें सिखाया गया है। तो मैं एक एक चीज को इसलिए तोड़ना सिखा रहा हूं कि मेरा बच्चा कहीं पर बाद में कहीं भी परेशान ना हो, ठीक है। तो भाई साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड, अब डिस्कवर्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू स्पीशीज ऑफ मेरीन लाइफ, ठीक। पैसिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हैज या हैव के साथ बीन, यहां तो वॉज गड़बड़ कर गया। हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड चल सकता है, इधर क्या लिखा है हैव रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड। अब आप सब्जेक्ट की तरफ आएंगे तो ये हमारे सामने डिटरमिनर ए है और ये हमारे सामने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। यहां पर तो ये प्लूरल नहीं, इसको फिलहाल के लिए हटाया। अ न्यू स्पीशीज ऑफ मरीन लाइफ हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड, बीन कहां गया, तो आप कहेंगे सर बीन नहीं है, तो ये भी हटा। तो हमारे पास एलिमिनेशन से कहां पर पहुंचे, करेक्ट आंसर बी पर, ठीक है बच्चे। अब मेरे भाइयों आप लोगों को इसी पूरी की पूरी क्लास को दोबारा से देखना है, फास्ट फॉरवर्ड में इसको जरूर बनाना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए आगे और भी वीडियोस आप लोगों को इसी सुदर्शन सीरीज में मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगता है।